और क्रांति शुरू होने से पहले ही मेरठ में क्रांति आ गई। मानी हवाएं भी हमारा साथ दे रही हैं क्रांति में। ये जो तूफान उठा है ये अपशकुन नहीं, बल्कि हवाएं भी ये कह रही हैं कि इस क्रांति में हम भी तुम्हारे साथ हैं। दोनों हाथ ऊपर उठा करके मुट्ठी बांध करके बोलेंगे, भारत माता की वंदे वंदे इंकलाब इंकलाब, हिंदुस्तान हिंदुस्तान। आज बहुत श्रद्धा से आप इस क्रांति दिवस पर उन 7 लाख से अधिक मां भारती के अमर सपूतों को, जिन्होंने अपने जीवन के सर्वोच्च बलिदान देकर के, अपनी कुर्बानी शहादत देकर के इस देश को आजादी दिलाने के लिए अपना सब कुछ अर्पित किया, उनको प्रणाम और नमन करने के लिए आप आए। इस क्रांति दिवस पर इस बार बहुत सोचा कि कार्यक्रम कहां रखा जाए। मैं मध्य प्रदेश में था, सबको पता है। मध्य प्रदेश से सीधा मेरठ का कार्यक्रम रखा। वो इसलिए, एक तो हम उन शहीदों की शहादत को, उनके बलिदान को, उनकी कुर्बानियों को, उनके तप त्याग को कहीं भूल न जाएं, और दूसरा मुझे लगता है शायद यह अंतिम बार प्रधानमंत्री को इस रूप में पत्र लिखा जा रहा है काले धन के बारे में। और हम जब 7 लाख से अधिक उन वीर वीरांगनाओं की शहादत और कुर्बानी, उनके बलिदान को जब सामने रख करके उनसे देश की इस हालात को सुधारने के लिए कहेंगे तो शायद थोड़ा सा तरस आए। 1,76,000 करोड़ का 2G घोटाला हो जाता हो, 70,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का कॉमनवेल्थ घोटाला हो जाता हो, और घोटाले तो बोने हो जाते हैं जब प्रधानमंत्री के अधीन जो मंत्रालय आता है उस मंत्रालय में 10,67,000 करोड़ का घोटाला हो जाता है। और अभी तक तो इस 99% लोगों को इस पूरे घोटाले के बारे में पता भी नहीं है। मैं आप ही से पूछता हूं, आप तो काफी जागरूक हैं। ये 10,67,000 करोड़ का घोटाला जो अभी पिछले 2-3 महीनों में ही सामने आया, आपको पता है? कोयला घोटाले में कुछ आवाज उठी, अच्छी बात है। कितना बड़ा दुर्भाग्य इस हिंदुस्तान का। इस कोयला घोटाले के बारे में कोई भी राजनीतिक पार्टी बड़ी आवाज नहीं उठा रही है। लगता है कोयला घोटाला में बहुतों का मुंह काला है। आपको पता होगा, मैंने दिल्ली में जाकर के प्रेस की थी और उसमें बोले, बाबा जी कोई भी घोटाला होता है आप आकर के बोलना शुरू कर देते हो, ये क्या बात है? मैंने कहा ये हिंदुस्तान हमारा है और हिंदुस्तान की 1 रुपए की भी संपत्ति की तुम हानि करोगे तो हम बोलेंगे और उसको वापस लेंगे, क्योंकि ये वतन हमारा है और इसको हम लुटने नहीं देंगे। ये दूसरा घोटाला है जिसका पूरा चिट्ठा भी तैयार है। यह है करीब 4 से 5 लाख करोड़ रुपए का घोटाला। कितने का? 4 से 5 लाख करोड़ रुपए का घोटाला। उसके पूरे पेपर तैयार हैं, एविडेंस पूरे तैयार हैं। ये फाइल खाली कोरी नहीं है। जैसे भाई बहनों, मैं आपको जो बातें बता रहा हूं बहुत गंभीर हैं। ये देखो, अभी भी जो मैं आपके सामने बात रखूंगा, मैं एक बात कही है और प्रधानमंत्री को पत्र में भी लिखा है कि यदि हमारी बात प्रामाणिक नहीं है, यदि हमारी बात संवैधानिक नहीं है, यदि हमारी बात तर्कसंगत नहीं है, हमारी बात न्यायोचित नहीं है, तो आप हमारी एक बात नहीं सुनिए। लेकिन यदि हमारा आंदोलन, हमारा यह अभियान संवैधानिक है, न्यायोचित है, तर्कसंगत है, व्यवहारिक है, प्रामाणिक है, राष्ट्रहित और जनहित में है, तो अब इस सरकार को करना पड़ेगा। या तो सरकार करेगी या सरकार गिरेगी, बीच का रास्ता नहीं रहेगा। कब तक हम अपने
बहन कह रही थी अभी, हमारे सब कवि भाई भी कह रहे थे, कितनी शर्म की बात है, अपने ही देश में अपना अधिकार, अपना हक हमें ऐसे मांगना पड़ता है जैसे हम भीख मांग रहे हो। ये तो मैंने जो 2G स्कैम का सेकंड पार्ट है, पहले पार्ट में कहा गया था कि 21,000 करोड़ रुपए उसके अंदर जो है का वो बोली लगाई गई थी, वो 21,000 करोड़ उसमें सरकार को तय कर दिया था जो कि नहीं होना चाहिए था, वो तो कई लाख करोड़ का था। इसमें तय कर दिया गया था कि 60,000 करोड़ का है, इसका 10 गुना भी माने तो खैर ये लंबा चौड़ा है, क्योंकि आज इसका वक्त नहीं है, इसका पूरा चिट्ठा बाद में खोले। कई बार लोगों को ऐसा लगता है बाबा जी चिट्ठी पत्री लिख रहे हैं, जंतर मंतर पर जा रहे हैं, फिर कह रहे हैं कि यदि 3 जून तक नहीं सुना तो अगस्त में फिर आर पार की लड़ाई होगी। ये इसकी परिणति क्या होगी, इसका रिजल्ट क्या आएगा, क्या काला धन मिल पाएगा? बहुत लोगों को ऐसा लगता है ये पता कैसे लगेगा, इसकी चाबी कहां से खुलेगी? इस काले खजाने की पूरी चाबी, ये जो प्रधानमंत्री को हमने पत्र लिखा है और इसमें काले धन वापस लाने की प्रक्रिया के अंदर जो दूसरा बिंदु लिखा है हमने, पहला तो यह कि विदेशों में जमा काले धन को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करें। एक इसमें हमने बात कही है सबसे पहले कि बेनिफिशियल ओनरशिप का डिक्लेरेशन, जरा इस बात को सबको समझाना पूरे हिंदुस्तान को। मैं आपसे इस बात को भी थोड़ा आम आदमी की भाषा में बोल रहा हूं, मैं तो आम आदमी के घर में पैदा हुआ, अनपढ़ माँ बाप के घर में, किसान के घर में पैदा हुआ, और आम आदमी की भाषा हमको बोलनी आती है। हाँ, हमने तर्कशास्त्र को पढ़ा है, हाँ हमने पूरी दुनिया की न्याय व्यवस्था के बारे में समझा है बहुत गंभीरता के साथ, और पूरी ब्लैक मनी की इकोनॉमी कैसे चलती है पूरी दुनिया में, इसके बारे में पूरे दस्तावेज है हमारे पास। मैं आपको एक बात कह रहा हूं, पूरी दुनिया में करीब 3,000 लाख करोड़ रुपए की काले धन की अर्थव्यवस्था है। कितनी है, जरा जोर से बोलिए। 3,000 लाख करोड़। और ये काले धन का पूरा सच ये भारत स्वाभिमान की वेबसाइट पर भी और लाखों कार्यकर्ताओं के माध्यम से पूरे हिंदुस्तान में हमने पहुंचाया है। अमेरिका इसमें करीब 700 लाख करोड़ रुपए इस काले धन से कर्ज लेकर के बैठा है, करीब 700 लाख करोड़ रुपए। जर्मनी और फ्रांस, जिनको हम बहुत ताकतवर मानते हैं, वो दोनों ही करीब 250 लाख करोड़ रुपए, 250 लाख करोड़ रुपए, 250 लाख करोड़ रुपए लेकर के बैठे। जिस इंग्लैंड को मानते हैं कि बड़ा ताकतवर मुल्क था और जिसने 70 से ज्यादा दुनिया के देशों पर राज किया, वो इस काले धन में से करीब 450 लाख करोड़ रुपए लेकर के बैठा है। ये लड़ाई दिल्ली की नहीं है, ये लड़ाई पूरी दुनिया के भ्रष्ट लोगों के खिलाफ है। इसलिए जब बाबा बोलता है तो पूरी दुनिया की आसुरी ताकतें इकट्ठी हो जाती है, क्योंकि इससे जो लाभ मिल रहा है वो केवल हिंदुस्तान के भ्रष्ट लोगों को नहीं, पूरी दुनिया के बेईमान लोग इससे पल रहे, फल फूल रहे। और जरा गौर से सुनना, हम मानते हैं कि अमेरिका महान है, मेरे पास सारे पेपर और डॉक्यूमेंट्स हैं। आज मैं खाली आपको संकेत भर कर रहा हूं, और वो पेपर जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो किसी और एजेंसी के नहीं, अमेरिका की जो सबसे बड़ी एजेंसियां उनके हैं। वहां की सबसे बड़ी एजेंसी है जो वहां की पार्लियामेंट को प्रामाणिक रूप से दस्तावेज उपलब्ध कराती है, उसका नाम है कांग्रेशनल रिसर्च सर्विस। उसकी रिपोर्ट मेरे पास में है। दूसरी ये अमेरिकन सिटीजन अवार्ड है, ये उनकी रिपोर्ट मेरे पास में है। वो कहते हैं जो देश पूरी दुनिया को कभी कर्ज दिया करता था वो दुनिया का सबसे ज्यादा कर्जदार देश हो गया। कुल मिलाकर के अमेरिका के ऊपर 1100 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है, उसका डेफिसिट हमसे डबल है। हमको ये बता दिया गया कि अमेरिका ताकतवर है। हकीकत यह है जिस दिन भारत में से काला धन खत्म हो जाएगा, जिस दिन भारत का काला धन वापस मिल जाएगा, भ्रष्टाचार मिट जाएगा, भू संपदाओं की लूट खत्म हो जाएगी, उस दिन भारत एक दिन में वर्ल्ड इकोनॉमिक सुपर पावर बन जाएगा। यह छोटा अभियान नहीं है, ना गरीबी रहेगी, ना भुखमरी, ना बेरोजगारी। ये तमाम जो प्रश्न सवाल हमारे सामने खड़े हैं, ये सबका समाधान होगा। ये बहुत बड़ा मुद्दा है, ये साधारण घटना नहीं है। जिन देशों को हम मानते हैं कि ये दुनिया के ताकतवर मुल्क है, वो तो सब दिवालिया होने के कागार पर खड़े हैं। पूरी विश्व की शीर्ष संस्थाओं की रिपोर्ट ये कहती है इंग्लैंड कभी भी दिवालिया हो सकता है, उसका डेफिसिट बहुत बढ़ चुका है। पूरी रिपोर्ट है मेरे पास, उसका डेफिसिट बहुत बढ़ चुका है और उसका कर्ज बहुत बढ़ चुका है। जीडीपी तो वहां पर दो से ऊपर जाती ही नहीं है। ये किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की 3 धुरी होती है जिस पर किसी देश की इकोनॉमी चलती है। एक
उसका डेफिसिट, एक उसका कर्ज कितना है, एक उसकी ग्रोथ रेट क्या है। बाकी को दुनिया से कोई लूट लाट करके अपना महल बना ले, वो कुछ भी कर सकते हैं। ये सब कर्ज लेकर के, और कर्ज भी लाखों करोड़ रुपए के लेकर के। मैंने कहा 700 लाख करोड़ का कर्ज करीब, विदेशी कर्ज, एक्सटर्नल डेट उसको बोलते हैं। आंतरिक कर्ज जोड़ दिया जाए तो अमेरिका को 1100 लाख करोड़ का, और विदेशी पूंजी जो लेकर के अपने मुल्क में लगा रखी उसको जोड़ दिया जाए तो 2100 लाख करोड़ रुपए का कर्ज जिस अमेरिका ने लिया हुआ है, जो कर्जदार है वो देश का कभी महान हो सकता है? नहीं हो सकता। ये हालात बहुत खतरनाक है। अमेरिका कभी भी दिवालिया हो सकता है, ब्रिटेन कभी भी दिवालिया हो सकता है, इटली कभी भी दिवालिया हो सकता है। इनको तो बोला ही जाता है पिग्स नेशन, मानी पुर्तगीज, इटली, ग्रीस और स्पेन, इसके साथ में आयरलैंड और ब्रिटेन, और अमेरिका भी इसमें शामिल हो रहा है। ये बहुत खतरनाक बातें। बात ये थी, ये काले धन का पता कैसे लगेगा, ये कौन लूट रहे हैं? तो हमने एक बात कही, आपको भी मैं पूछ रहा हूं, क्या आपको पता है देश में विदेशी पूंजी के नाम पर कितना पैसा आया हिंदुस्तान में? बोलो तो। ये पूरी रिपोर्ट है, इंटरनेट पर जाके देख लेना। ये दस्तावेज कोई बाबा अपने आप नहीं बनाता है। ये है भारत में विदेशी पूंजी कितनी आई है। यह है करीब 20 लाख करोड़। कितना? अरे जोर से तो बोलो। और इसमें करीब 10 लाख करोड़ रुपए की पूंजी आई है। 10 लाख करोड़ कहां से? मॉरिशस से। कहां से बोलो? लेकिन ये जितनी भी पूंजी आ रही है, इसका मालिक कौन है आप पता नहीं लगा सकते। जरा सुनिए, ये करीब 20 लाख करोड़ रुपए की जो पूंजी आई है हिंदुस्तान में, इसके मालिकों के बारे में आप पता नहीं लगा सकते। हम इतना ही कह रहे हैं कि भाई ये जो जिनकी पूंजी आ रही है, ये किसकी पूंजी है, बस इतना ही बता दो। बस ये इन चोरों के खजाने की चाबी है। इसको बोलते हैं बेनिफिशियल ओनरशिप का डिक्लेरेशन। अर्थात ये जो पूंजी आ रही है, इसका मालिक कौन है तो बताओ। जो पूंजी लेकर के आ रहे हैं उन्हीं की फिर बाहर भी जमा है और उनकी यहां भी जमा है। अवैध धन, अवैध संपत्ति, इलीगल मनी एंड इलीगल एसेट्स। क्या आपको पता है हिंदुस्तान में कितने रुपए का सोना है? करीब 300 लाख करोड़ का। कितने का? अरे जोर से तो बोलो। इसमें थोड़ा सा छोड़ देंगे ईमानदारों का, बाकी तुम्हें मिलने वाला है। इसलिए अपना हिसाब किताब ठीक ठाक रखो। इस देश की जितनी भी भू संपदाएं हैं उस पर देश के 121 करोड़ लोगों का बराबर का हक है, वो भी तुम्हें मिलने वाला है। वो है करीब 20,000 लाख करोड़। कितना है बोलो? उनको बचा लोगे तो कोई दरिद्र नहीं रहेगा। मैं तो कहता हूं हम इंसान बने, ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य। बहुत लोग अपनी किस्मत को कोसते रहते हैं, बड़ा बाजी हमारी तो किस्मत ही खराब है, क्या करें, गरीबी, बेबसी, लाचारी, भूखमरी, ये सब तो बाबा हमारी किस्मत में ही लिखी है। और बाबा कुछ आजकल तो ऊपरी पराई हवा का भी असर हो गया है। बाबा हमारे ऊपर तो शनि की तो राहु भी चढ़ गए हैं। बाबा कुछ शैतानी शक्तियों का भी असर हो गया है। और आजकल ये शैतानी शक्तियों का इलाज करने के नाम पर, शनि की तो राहु उतारने के नाम पर, भूत प्रेत उतारने के नाम पर क्या क्या पाखंड चल रहा है। कोई समोसे से कृपा कर रहा है, कोई रसगुल्लों से और कोई गोलगप्पों से। फिर कोई एक और बाबा आ जाता है, एक और बाबा आ जाता है, उसको क्या बोलते हैं, वो कोई दक्षिण का एक और बाबा है, उसके पास तो 5,000 करोड़ रुपए की संपत्ति। कितनी? ये क्या है, क्या पोल पाल। अच्छा, हिंदुस्तानी भी इतने भोले भाले हैं, इनके बारे में जब सोचते हैं तो दया आती है। बोले बाबा हिंदुस्तान की हालत आटे के दिए की तरह है, भीतर रखो तो चूहा खाए, बाहर रखो तो कौवा खाए। ये हम एक ही बात कह रहे हैं कि ये पैसा किनका है, बस इतना सा बता दो। इसके लिए एक, ये मेरा प्रस्ताव नहीं है बेनिफिशियल ओनरशिप के डिक्लेरेशन का, इसका अल्टीमेट ओनर कौन है। ये पूरी दुनिया के जितने भी बड़े अर्थशास्त्री,
इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंटीग्रिटी के बारे में आपने सुना होगा, और तमाम संस्थाओं के बारे में, विश्व के तमाम टॉप इकोनॉमिस्ट से बात करके और तमाम कानूनविदों से सलाह लेकर के मैं इस बात को कह रहा हूं। ये हमने 7 सुझाव भेजे प्रधानमंत्री को कि 7 काम कर दीजिए, बस हिंदुस्तान दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बन जाएगा। ये सबसे बड़ी चीज है। इसमें पहली चीज और अहम चीज है बेनिफिशियल ओनरशिप का डिक्लेरेशन। इन्हीं लोगों का करीब 500 लाख करोड़ रुपए यहां पर पैसा है। कितना? अरे जोर से तो बोलो। इसमें 300 लाख करोड़ रुपए तो अकेला गोल्ड में ही है, बाकी 200 लाख करोड़ रुपए के आसपास दूसरे सेक्टर्स में, चाहे वो रियल एस्टेट है, चाहे वो ड्रग्स है, चाहे वो एजुकेशन है, चाहे हेल्थ है, सबको पता है। अब इसमें करीब 100 लाख करोड़ रुपए वैध होगा, बाकी 400 लाख करोड़ रुपए अवैध है। ये बहुत बड़ा प्रश्न है। अब मैं आपसे बात ये कह रहा था, बहुत सी चीजों का तो आपको पता ही नहीं है। अब जैसे हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, मैं आपसे पूछता हूं, यहां पर यदि किसी को इंजीनियरिंग करनी पड़े, डॉक्टरेट करनी पड़े, सीए करना पड़े, एमबीए करना पड़े, तो क्या पढ़ना, किस में पढ़ाई करनी पड़ती है? हिंदी में, गुजराती, मराठी में, तमिल में, तेलुगु में, कन्नड़ में, मलयालम में, बांग्ला में। अंग्रेज चले गए करीब 65 साल पहले। ये अंग्रेजी आज हमारा खून क्यों पी रही है भाई? किसी से पूछो। शहीदों की शहादत का इससे बड़ा अपमान क्या हो सकता है? जापान एक छोटा सा देश है, अपने उत्तर प्रदेश में तो जापान जैसे 10 देश बन जाएं। जापान एक छोटा सा देश है, वहां डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट नहीं है क्या? जापान की टेक्नोलॉजी कम मानी जाती है क्या? बोलो। नहीं। टेक्नोलॉजी में बेस्ट कौन माना जाता है? जापान। जर्मनी भी बेस्ट माना जाता है। जापान के लोग, मैंने कहा अपने उत्तर प्रदेश में तो 10 देश बना लो जापान जैसे। वहां क्या पढ़ाई जाती है? जैपनीज। जर्मनी में क्या पढ़ाई जाती है? जर्मन। फ्रांस में क्या पढ़ाई जाती है? फ्रेंच। आज चीन विश्व की महाशक्ति बनने के, और आज अमेरिका तो दिखावटी पावर है, उसने तो वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, यूएनओ, डब्ल्यूटीओ, डब्ल्यूएचओ, ये 5 विश्व की बड़ी संस्थाएं बना करके अलोकतांत्रिक तरीके से दादागिरी करके पूरी दुनिया के ऊपर एक तरह से कब्जा किया हुआ है। वास्तविक रूप से जो असली टक्कर है भारत और चीन के बीच में है। सुनो, चीन में भी क्या पढ़ाई जाती है? चाइनीज। रूस में क्या पढ़ाई जाती है? जिस दिन हिंदुस्तान में हिंदुस्तानी भाषाओं के अंदर पढ़ाई की व्यवस्था हो जाएगी, उस दिन गांव का आदमी, गरीब का बेटा, मजदूर का बेटा, किसान का बेटा, रिक्शा वाला, ठेले वाला का बेटा, वो भी डॉक्टर बन जाएगा, आईएएस आईपीएस बन जाएगा, वो भारत की नीतियां बनाने लग जाएगा। अब तो वही सरकार केंद्र में आएगी, वही देश की सत्ता चलाएंगे, जो काला धन दिलाएंगे। ये खाली ये 400 लाख करोड़ की बात नहीं, बात 20,000 लाख करोड़ की है जिनको बचाना है। जो जल, जंगल, जमीन, भू संपदाओं के सवालों को लेकर के हमारे वनवासी भाई लड़ रहे हैं, मैं उनके जज्बात को सलाम करता हूं, लेकिन इतनी सी बात कहता हूं, लड़ने का तरीका हमारा लोकतांत्रिक, अहिंसक हो तो हम कामयाब हो पाते हैं। अब बस आज मैं इतनी सी बात कह रहा हूं कि ये लड़ाई अब खाली कोई सपना नहीं रहेगी, ये लड़ाई हकीकत बनेगी। 2012 एक क्रांति वर्ष होगा। आज क्रांति दिवस के दिन ये घोषणा ही नहीं कर रहे, अब इसको जीना है हमको। और 2013 तक पहुंचते पहुंचते इस काले धन की तेरवी होगी, भ्रष्टाचार की तेरवी होगी, भ्रष्ट व्यवस्थाओं के स्थान पर न्यायपूर्ण स्वदेशी व्यवस्थाएं लागू होंगी। और इसके लिए सब एक बार हाथ उठा करके संकल्प लेकर के जाएंगे। हाथ उठा करके पहले बोलेंगे मेरे साथ, बोले भारत माता की। तो हाथ उठा करके थोड़ी देर रखेंगे, सब संकल्प लेंगे। हाथ उठा करके मेरे साथ संकल्प लेंगे। उन 7 लाख से ज्यादा वीरों की शहादत को, उनकी कुर्बानी को, उनके बलिदान को सलाम करते हुए हम ये प्रतिज्ञा करते हैं, जब तक काला धन नहीं आएगा, भ्रष्टाचार नहीं मिट जाएगा और भू संपदाओं की लूट खत्म नहीं होगी और यह भ्रष्ट व्यवस्था का अंत नहीं होगा, तब तक हम संघर्ष करेंगे, तब तक हम संघर्ष करेंगे।
और अंतिम श्वास तक इस जंग को लड़ेंगे और जीतेंगे। हम ये कसम खाते हैं अपने क्रांतिकारियों को साक्षी मान करके, वीर वीरांगनाओं के बलिदान को साक्षी मान करके। बोले भारत माता की। एक बार सभी बैठ जाएंगे 2 मिनट के लिए। देखो भाई बहनों, आज का ये दिन तो प्रतीकात्मक रूप से हमने चुना था, क्रांति दिवस, क्योंकि इस दिन का बहुत बड़ा महत्व है हमारे वतन के लिए। क्योंकि ये आजादी हमको यूं ही नहीं मिल गई। 7 लाख से ज्यादा वीरों ने अपनी कुर्बानियां दी हैं और उनको सलाम करने के लिए हम आप आए, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए। और श्रद्धांजलि मात्र शब्दों से नहीं, अपने जीवन की आहुतियां अर्पित करने के संकल्प के साथ आप आए। एक बार इस आयोजन के लिए जिन जिन कार्यकर्ताओं ने पुरुषार्थ किया, एक बार जोरदार उनका अभिनंदन है। और आप सब घंटों से यहां पर बैठे ही संवाद में सम्मिलित हैं।